Shall we start? Yes, sir. Anand, their name is still Popo. I love it. Okay. Sir, आप बोले चेंज नहीं करने के लिए सर. नहीं, I love it. I love it यार. यूनिक नाम है थोड़ा. Appealing है. That is very appealing. चलो स्टार्ट करते हैं. कल का रिवीजन हल्का सा मारते हुए स्टार्ट करते हैं. कि कल हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज बायोमैकेनिक्स, व्हाट इज किनेसियोलॉजी, उसका इम्पोर्टेंस फॉर कोचेस, फॉर physical education teachers and for athletes also. Then after we shifted to axis and plane, जिसके बारे में हम लोगों ने जितना हो सकता था उसको क्लैरिफाई किया था, लेकिन एक ऐसे नोट पे छोड़ा था जहां मैंने बोला था कि जितना आप YouTube पे देखेंगे, जितना आप आर्टिकल्स देखेंगे नेट पे, उतना ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. दैट इज प्लेन एंड एक्सिस. व्हाट इज प्लेन? through which movement takes place. What is axis? around which movement takes place. दोनों इमेजिनरी हैं, दिखाई नहीं देते, दोनों रेफरेंस पॉइंट किसी भी मूवमेंट को स्टडी करने. देन आफ्टर हमने आपको एक चीज बताई थी, एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आदमी अगर इरेक्ट पोजीशन में सीधा खड़ा है, उसके हाथ जो है वो सामने की तरफ फेस करते हुए हैं, थोड़ी से थाइस से हल्का सा गैप की हुई है, गर्दन सीधी है, बॉडी सीधी है, तो हम कहते हैं वो एनाटॉमिकल पोजीशन है. जिसके बारे में हमने बोला था कि किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए दैट इज द बेसिक पोजीशन, एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से मूवमेंट को हम स्टार्ट मानते हैं. आज जो चीजें हम कवर करेंगे एक्सिस ऑफ प्लेन्स के बाद, वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट फंडामेंटल मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी में हो सकते हैं. कुछ ऐसे मूवमेंट है जो जनरल मूवमेंट्स है, जो अलग अलग जॉइंट्स में हो सकते हैं. नाम एक ही है लेकिन वो अलग अलग जॉइंट्स में हो सकते हैं. कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट पे ही हो सकते हैं, उसको उसी नाम ही दिया गया है कि अगर हमने कोई ऐसा मूवमेंट का नाम लिया तो वो उसी जॉइंट पे होगा और कहीं नहीं. उसके बाद हम कवर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, और छोटा छोटा और इक्विलिब्रियम. आपकी यूनिट 1 लगभग कंप्लीट हो जाए. नाउ मूविंग टू द फंडामेंटल मूवमेंट. व्हाट आर द फंडामेंटल मूवमेंट्स? मैंने आपसे कहा था कल एक बात कि बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ एंगुलर मोशन. सर्कुलर मोशन ही है बॉडी में, क्योंकि जॉइंट्स इस तरह से आपके स्टेबल है, इस तरह से काम कर रहे हैं कि लीनियर मोशन होता है. कुछ सैडल जॉइंट में, कॉन्डलाइन जॉइंट में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे सरकता है एक के ऊपर एक पे, लेकिन 99% मूवमेंट जो है वो एंगुलर मोशन में ही है. हाफ ये आपका एंगल बन रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गोइंग अवे, कमिंग क्लोजर. तो बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स की स्टडी के लिए, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी आए एक्सरसाइज को प्लान करने में, क्यों हम कह रहे हैं, उसका एक नामकरण किया गया. फॉर एग्जांपल, अगर हमको बच्चे को कर्ल करना सिखाना है, कर्ल करना है, तो इसको हम एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, थ्रू आउट द वर्ड इसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं. जब हम किसी बॉडी किसी जॉइंट के बारे में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन टर्म यूज करते हैं तो कहीं भी डिकोड करने में दिक्कत नहीं होगी. इस वजह से इनको पूरा एक नॉमेनक्लेचर दिया गया, उस नॉमेनक्लेचर पे बात करते हैं. तो बॉडी में फंडामेंटल मूवमेंट्स को अगर हम बांटे तो 3 तरह से. वन इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट. सेकेंड वन इज, जिसमें आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में आपका कोई बता सकता है कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व है, कौन सा प्लेन इन्वॉल्व है? थोड़ा सा क्विक अगर क्लास किया है. अगर फॉरवर्ड एंड सर, फ्रंटल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन. सैजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. वेरी नाइस. अब इसमें क्या है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट मैक्सिमम जो होंगे उनके नाम दिए गए हैं. अब हम उस नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे. 3 तरह के मूवमेंट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, सामने की तरफ. कुछ लैटरल मूवमेंट है जो साइडवर्ड होते हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं. और कुछ ऐसे मूवमेंट है जो रोटेटरी होते हैं और उनके लिए एक्सिस ऑफ प्लेन हमने कल ही डिफाइन कर दी. अब हम इस सारे मूवमेंट्स को एक्सिस ऑफ प्लेन वाइज भी देखेंगे. पहला है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट. सबसे पहले आता है फ्लैक्शन. व्हाट इज फ्लैक्शन? सिंपल है, डिक्रीज ऑफ एंगल between 2 bones around a joint. Decrease of angle between 2 bones around a joint due to forward and backward movement. अगर कहीं भी कोई बॉडी जॉइंट में फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट
हो रहा है, तो या तो उसके दो बोन्स जो इन्वॉल्व है उसमें या तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा, यही बात डेफिनेशन में की जा रही है कि डिक्रीज ऑफ एंगल बिटवीन टू बोन्स अराउंड द जॉइंट इज कॉल्ड फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, इस फिगर से आप देख सकते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एल्बो जो सबसे ज्यादा कॉमन है, उसके अलावा शोल्डर, उसके अलावा नी, रिस्ट, नेक, ये सभी जगहों पर फ्लैक्शन हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने जॉइंट्स हैं उनको अगर कैटेगराइज किया जाए, जॉइंट्स के टाइप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर एक्सिस प्लेन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाए तो या तो सिंगल एक्सिस जॉइंट है, या बाई एक्सियल जॉइंट है, या मल्टी एक्सियल जॉइंट है। इसी तरह बॉडी में जॉइंट्स डिवाइडेड है, तो सबसे जो आइडेंटिकल फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होता है वो आपका सिंगल एक्सियल जॉइंट में होता है, सबसे आइडियल जो होता है। जैसे आपका हिंज है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे एक हिंज जॉइंट है एल्बो में, इसमें और कोई मूवमेंट उतना बढ़िया नहीं होगा जितना फ्लैक्शन और एक्सटेंशन को आप बता सकते हैं। हिप में भी फ्लैक्शन एक्सटेंशन होता है, बट आइडेंटिकल अगर देखा जाए तो हिंज जॉइंट में फ्लैक्शन और एक्सटेंशन सबसे बढ़िया होता है। दरवाजा खुलना बंद होना भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ एक्सटेंशन क्या है, ठीक उल्टा है फ्लैक्शन का। जहां एंगल डिक्रीज होता है वहां फ्लैक्शन होता है, बट व्हेन द एंगल between two bones around the joint increases, that is called extension. सिंपल और भी कह सकते हैं कि फ्लैक्शन पोजीशन से वापस जाना एनाटॉमिकल पोजीशन में, दैट इज ऑल्सो अ फ्लैक्शन। मैंने क्या बोला था, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज क्लियरली एनाटॉमिकल पोजीशन। यहां पे मैंने फ्लैक्शन किया है, अब फ्लैक्शन पोजीशन से वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में जाऊंगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सेम जॉइंट्स में ये भी हो सकता है, जो जॉइंट्स मैंने एग्जांपल के लिए दिए हैं। एग्जांपल में आपका जो आप हैंड कर्लिंग करते हैं या लेग कर्लिंग करते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लैक्शन और एक्सटेंशन का। फिर एक टर्म आता है हाइपर एक्सटेंशन। मैंने कल बोला था कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे एक्सटेंशन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन past the anatomical position, that is called hyperextension. Movement beyond the anatomical position in the direction opposite to the direction of flexion. ये जो आपका फ्लेक्शन डायरेक्शन है, इसके ठीक अपोजिट आप एनाटॉमिकल पोजीशन से भी अगर पीछे ले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। आप फिगर में देखिए, फिगर नंबर 1 में देखिए, गर्दन झुक रही है, दैट इज फ्लेक्शन। आपने एनाटॉमिकल पोजीशन को चेंज किया है, आप आगे की तरफ गए एनाटॉमिकल पोजीशन से, दैट इज फ्लैक्शन। वापस गए, दैट इज एक्सटेंशन। अभी आपका मन नहीं भरा, बोले और पीछे जाऊंगा, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। ये कुछ जॉइंट्स में बहुत इजीली हो जाता है, जैसे ट्रंक रीजन में आप सामने की तरफ झुकते हैं, दैट इज फ्लैक्शन। सीधा कमर को करते हैं, दैट इज एक्सटेंशन। पीछे जाते हैं, हाइपर एक्सटेंशन। एल्बो में हाइपर एक्सटेंशन जो होता है वो बहुत रेयर होता है। फीमेल्स में ड्यू टू नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी वो ज्यादा पाया जाता है। मेल्स में क्योंकि स्ट्रेंथ ओरिएंटेड बॉडी होती है, इस वजह से ये हाइपर एक्सटेंशन कम दिखाई देता है। फ्लैक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, ये 3 बेसिक मूवमेंट है। अभी इसके अलावा भी कुछ बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होते हैं, और भी बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होते हैं, लेकिन हम उसको बाद में कवर करेंगे। अभी हम 3 बेसिक मूवमेंट को कवर करने के बाद दूसरे उस पे जाते हैं, दैट इज लैटरल मूवमेंट, साइडवर्ड मूवमेंट। साइडवर्ड मूवमेंट आपके फ्रंटल प्लेन में होंगे, यानी फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस होगा। बात कर लेंगे तो फिर कंटिन्यू करें। बात सॉल्व कर लेते, फोन आ गया किसी का। कोई बात नहीं, कोई नहीं, मजेदारी यही तो है। आरती से ना, आरती को वो कर दो, म्यूट कर दो अभी, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। जी सर। नाउ गुड। नाउ मैंने बोला अब हम लेटरल मूवमेंट्स की बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ द मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट्स क्या है, आप बॉडी सेगमेंट को, जो आपकी एक सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी है, अगर इमेजिनरी लाइन ऑफ डालें आप सेंटर में बॉडी के,
तो जब भी कोई बॉडी सेगमेंट उससे दूर जाता है या पास आता है, इस हिसाब से मूवमेंट को डिफाइन किया गया है। ये जो मूवमेंट है ये फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स है सारे। अब इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। एबडक्शन एंड एडक्शन बड़ा सिंपल वर्ड है, अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो, तो ऐड करना मतलब जोड़ना, एडक्शन। जब आप किसी बॉडी सेगमेंट को बॉडी से दूर ले जाते हैं, लाइन ऑफ ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं, या जो सेंट्रल लाइन है बॉडी की, इमेजिनरी सेंट्रल लाइन, उससे दूर ले जाते हैं किसी बॉडी सेगमेंट को, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, ABDUCTION, एबडक्शन। जब उसी सेगमेंट को वापस लाइन ऑफ ग्रेविटी में ले आते हैं या सेंट्रल लाइन ऑफ जो आपने बना रखी बॉडी में उसके पास ले आते हैं, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस ले आते हैं, अपोजिट टू द एबडक्शन, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। ये जो मूवमेंट है बेसिकली एबडक्शन और एडक्शन, ये जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स ये अलाउ करते हैं बेसिकली, ये बायएक्सियल या मल्टी एक्सियल जॉइंट्स होते हैं यूजुअली, क्योंकि ये लैटरल मूवमेंट है। नाउ एक और मतलब एबडक्शन एडक्शन का एग्जांपल दे सकता हूं आपको। हाथ का एबडक्शन हो रहा है, हाथ का एडक्शन हो रहा है। नाउ पैर को अगर आप सीधे खड़े हो जाएं और पैर को अगर दूर ले जाएं बॉडी से, तो अगर फिगर हो नहीं तो ज्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। और अगर किसी भी पैर को बॉडी से दूर ले जाएं दैट इज एबडक्शन, वापस ले आए एडक्शन। इसमें कुछ और भी मूवमेंट्स हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी प्लेन के अंदर आते हैं, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है, जिनको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। अभी आपको मैंने बताया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि हाइपर एडक्शन हो सकता है। नहीं, हाइपर एडक्शन कोई टर्म नहीं होता है। एडक्शन जहां तक आप ले जा सकते हैं, एबडक्शन आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट हाइपर एडक्शन। हाइपर एक्सटेंशन इज कॉल्ड पास एनाटॉमिकल पोजीशन, बट क्योंकि इसमें एनाटॉमिकल एबडक्शन जो होता है वो एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर ही जाना हुआ आपका, और एडक्शन में आप अंदर की तरफ थोड़ी ना जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं हो जाता, वो अलग सेगमेंट हो जाता है मूवमेंट का, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइए। नाउ मूविंग टू द थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड सर्कमडेक्शन। ध्यान रखिएगा, सिंगल एक्सियल जॉइंट पे नहीं हुआ, ऐसा जॉइंट जो केवल एक तरह के मूवमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है लाइक हिंज जॉइंट, वहां नहीं होगा। ये बायएक्सियल या मल्टी एक्सियल पे ही होगा, जहां पर दो अलग अलग एक्सिस के मूवमेंट किए जा सकते हैं, जहां पे दो अलग अलग एक्सिस और प्लेन के मूवमेंट किए जा सकते हैं, वहां होगा। या ट्राई एक्सियल या ट्राई जहां पे प्लेन इन्वॉल्व हो वहां होगा। सर्कमडेक्शन कुछ नहीं है, ये सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन का। Circumdection is sequential combination of flexion, adduction, extension and abduction। यानी ये चारों मूवमेंट जिस जॉइंट्स में हो सकते हैं, एक साथ किए जा सकते हैं सिक्वेंशियल मैनर में, तो हम कहेंगे कि दैट इज सर्कमडेक्शन। अब सर्कमडेक्शन के बाद एक मूवमेंट आता है रोटेशन। हमेशा एक बड़ी बहस होती है सर्कमडेक्शन और रोटेशन के बारे में। आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि सर्कमडेक्शन और रोटेशन में क्या अंतर है, तो पहला अंतर ये होता है कि सर्कमडेक्शन बायएक्सियल और मल्टी एक्सियल जॉइंट पे हो सकता है, जब बायएक्सियल जॉइंट पे नहीं हो सकता। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर ये है। अब इसमें क्या होता है, सर्कमडेक्शन में आप जो है वो बॉडी सेगमेंट को या तो दूर ले जा रहे हैं या पास ले आ रहे हैं या मोड़ रहे हैं या खोल रहे हैं, ये चारों आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कमडेक्शन कहा जा रहा है। लेकिन जब रोटेशन होती है तो इसमें बॉडी का एंटीरियर सरफेस होता है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो जो बॉडी आपको से दूर घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। सर्कमडेक्शन में ये जो सरफेस है पोजीशन में, ये हमेशा चेंज नहीं होती है, बॉडी के पास या दूर नहीं आती है। एबडक्शन कर रहे हैं आप, सीधे हाथ को ऊपर या दूर या पास ले आते हैं, लेकिन इसमें आप इस सरफेस को घुमा के इंटरनल या एक्सटर्नल कर सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, आपका एक बाई एक्सियल जॉइंट है दैट इज कॉल्ड कॉन्डोलाइट जॉइंट या सैडल जॉइंट। अब कॉन्डोलाइट जॉइंट या सैडल जॉइंट यहाँ पाया जाता है, ये फिंगर
पाया जाता है। अब ये फ्री जॉइंट जो है तो फ्लैट दिख रहा है, आपको एक्सटेंशन कर सकते हैं, या फिर इसको साइडवर्ड मूव करने के लिए आप उंगलियों को ऐसे खोल सकते हैं। बट आपको ये लग रहा है आप घुमा सकते हैं, ये आप घुमा नहीं रहे, एक्चुअली आप इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को कंबाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कमडक्शन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी रोटेशन होगा तो आपका ये जो सरफेस है ना, ये ऊपर नीचे जाएगा। अब इसमें आपका सरफेस आपका घूम रहा है, अगर आपको लगता है घूम रहा है, किसी को भी डाउट हो रहा है तो मुझे प्लीज बताना। इसमें क्या है, ये चीज घूम नहीं रही है, ये स्टेबल है, ऐसे हो रही है, साइडवर्ड जा रही है, बट ये चीज अंदर या बाहर की तरफ नहीं आ रही है। क्लियर है यहां तक? दैट इज रोटेशन। जब भी रोटेशन के बारे में कोई बोलेगा, इसमें एंटीरियर सरफेस जो होती है वो टुवर्ड्स द बॉडी जाती है या बॉडी से दूर जाती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। And circumambulation involves flexion, extension, abduction, and adduction. 4 movements in sequence, but no rotation involved. Circumambulation is biaxial or multi-axial movement. Whether rotation is only multi-axial movement, it is not possible on biaxial joint. ये समझने की जरूरत है, ये बड़ा सिंपल है, इसको कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इन 4-5 मूवमेंट्स के बारे में हम जब जान जाते हैं तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो इन्हीं की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन अलग अलग जॉइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, एक मूवमेंट है डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो है ये बेसिकली फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप ही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ही है, लेकिन ये केवल आपकी एंकल जॉइंट पे होता है। जब आप अपने बॉल ऑफ द फुट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, व्हेन यू आर मूविंग योर बॉल टुवर्ड्स योर, जो आपका लोअर लेग है उसकी तरफ ले जा रहे हैं बॉल ऑफ द फुट को, ये देखिए ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। और जब आप नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन मैंने कैसे याद किया था, क्योंकि एग्जाम में आता था भूल जाता था, तो मैंने याद किया था जब एंकल प्लेन की तरफ जाए तो दैट इज प्लेन, मतलब नीचे जमीन की तरफ, तो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। जो ऊपर की तरफ आए मेरे शिन बोन की तरफ, दैट इज डॉर्सीफ्लेक्शन। ये भी एक तरह का फ्लैक्स वही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, और ये भी बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट की ही कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कुछ और मूवमेंट है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे दैट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। दो मूवमेंट है। प्रोट्रैक्शन, अगर चाहे तो मैं लिखवा भी दूं इस चीज को कि व्हाट इज डॉर्सीफ्लेक्शन, दैट इज एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फुट टुवर्ड्स द लोअर लेग। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट, यानी आपके जो बॉल ऑफ द फुट का एलिवेशन टुवर्ड्स द लोअर लेग एट एंकल जॉइंट, दैट इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। व्हाट इज प्लांटर फ्लेक्शन, दैट इज डिप्रेशन ऑफ बॉल ऑफ द फुट फ्रॉम द फ्लैक्स पोजीशन। जो आपने ऊपर किया है तो उसको जब नीचे ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। नाउ प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, 4 चीजें आप जरूर लिखें, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, और इसके अलावा एलिवेशन और डिप्रेशन, जिसको कई बार लोग शोल्डर श्रगिंग भी कहते हैं, दैट इज एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग कहते हैं कि प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन जो है वो मैंडिबल यानी जबड़े में भी हो सकता है और कंधे में भी हो सकता है। ये बात सही है, ये दोनों मूवमेंट ही इन दोनों जॉइंट्स पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो सकते हैं, मैंडिबल यानी मुंह जबड़े में, और आपके कंधे में जहां स्कैपुला बेसिकली मूव करता है। दूसरा है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये दोनों मूवमेंट भी इन्हीं दोनों जगहों पे होते हैं, यानी स्कैपुला यानी कंधे के जॉइंट पे और आपके मैंडिबल के जॉइंट पे। और अक्सर लोग इन दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन करके एक जैसा दिखते हैं, ये बड़ा बेसिक कंफ्यूजन होता है। इन चारों मूवमेंट के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। व्हाट इज एलिवेशन, ये शोल्डर या मैंडिबल में होगा, मैंडिबल में होगा। जब आप अपने शोल्डर को श्रग करते हैं, ऐसे ऊपर उठाते हैं, सिंपल ऊपर उठाया, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। और जब नीचे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। मैंडिबल में जब आप नीचे ले
ऊपर ले गए एलिवेशन। व्हाट इज एलिवेशन? स्कैपुला और मैंडिबल का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट है। स्कैपुला शोल्डर के अराउंड होता है और मैंडिबल आपके चमड़े का, इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है। जबकि ये सेम जो प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट है, यानी आगे पीछे मूवमेंट है, सेम स्कैपुला और मैंडिबल का। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने कंधे को आगे की तरफ ले आते हैं, यानी अपने चेस्ट को नैरो करने की कोशिश करते हैं शोल्डर से स्कैपुला को, तो वो होता है, ये देखिए, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। और जब वापस ले जाते हैं अपने स्पाइन की तरफ, दोनों स्कैपुला को स्क्वीज करते हैं, दैट इज रिट्रैक्शन। इसी तरह जब अपने आप जबड़े को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटीरियर मतलब आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। और जब वापस पीछे की तरफ खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। अश्विनी, कोई कंफ्यूजन है अभी तक? आनंद, क्लियर है? सभी को क्लियर है सर। यस सर, पूरी तरह से। पूरी तरह से क्लियर है। नाउ मूविंग टू द, अब इसको तुम कैटेगराइज करना एक्सिस प्लेन में। मैं विश्वजीत और सब लोग ट्राई मार सकते हैं। ये बताओ कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट है, तो ये किस एक्सिस और किस प्लेन में आएगा? सेजिटल प्लेन में आएगा सर। ऐसे नहीं बता दिया ना सर फ्रंटल प्लेन एंड सैजिटल एक्सिस। फ्रंटल प्लेन एंड सैजिटल नहीं सर, सैजिटल एक्सिस पे नहीं होगा। थोड़ा टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर विश्वजीत, यू आर ऑल्सो वेलकम। बच्चा, यू आर ऑल्सो वेलकम, यू कैन ट्राई इट, नो प्रॉब्लम। कल जो क्लास में मैं उनसे पूछ रहा हूं। फ्रंटल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन सर। वेरी नाइस। अब तुम कंबाइन कर पा रहे हो मूवमेंट्स को उनके एक्सिस और प्लेन से, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास। नाउ अब इसी तरह कुछ और मूवमेंट है, जैसे रोटेशन में भी कुछ टाइप है। जैसे इनवर्ड रोटेशन जब भी हम करते हैं फोर आर्म का, दैट इज कॉल्ड सुपाइनेशन, सॉरी प्रोनेशन। और जब आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये चीज है, जब आप अंदर की तरफ ले आते हैं, सरफेस को अंदर की तरफ ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन। और जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपाइनेशन। इट मीन्स मूविंग, रोटेटिंग द फोरआर्म, anterior surface of forearm towards the body is called pronation, and away from the body, that is called supination. और इसको याद कैसे करना है ये भी बता रहा हूँ शॉर्टकट। जब टन की तरफ जाए, पूरा ऊपर होता है, टन की तरफ जाए तो सुपाइनेशन है, जब प्लेन की तरफ जाए यानी नीचे तो प्रोनेशन है। मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किया था, शुरू में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो शॉर्टकट से ऐसे याद किया था। अभी तक कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है मूवमेंट्स में? नाउ हाँ प्लीज आनंद। सर ये एलिगेशन के साथ आपने जो वर्ड बोला था, वो वर्ड थोड़ा सा अंडरस्टेबल नहीं था। एलिगेशन वर्ड मैंने बोला, एलिवेशन कि कहाँ बोला है? एलिवेशन एलिवेशन, एलिवेशन एलिवेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन सर। उठाना और गिराना। हाँ, डिप्रेशन सिंपल है, उठाना और गिराना। श्रगिंग, शोल्डर को शक करना, नीचे ले जाना। ओके, नाउ दो और मूव इज कॉल्ड इवर्जन और इनवर्जन। इवर्जन और इनवर्जन। अब ये क्या है, कई बार जब आप वार्म अप करने जाते हैं ग्राउंड में सुबह, तो कोच साहब कहते हैं कि बाहर वाला जो बॉर्डर है फुट का, उस पर वेट को ट्रांसफर करके थोड़ा चलिए। एक तरह की स्ट्रेचिंग भी आप करते हैं, बाहरी बॉर्डर को ऐसे अपने फुट पे ऐसे घुमाते हैं थोड़ा सा, इस बाहर वाले बॉर्डर। ये मान लीजिए फुट है, ठीक है, ये मेरा फुट है, और जब मैं बाहर की तरफ वेट शिफ्ट करके ऐसे वेट शिफ्ट करता हूं तो एक पोजीशन होती है। कई बार अंदर की तरफ वेट शिफ्ट करके दोनों पैर ऐसे करके भी वॉक कराते थे, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी होता है, थोड़ा सा अलग अलग जॉइंट एंगल होते हैं। व्हाट इज इवर्जन? जब बॉटम ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मिड लाइन, जब ये आपका बॉटम ऑफ द फुट है, ये टुवर्ड्स द मिड लाइन जाएगा। मिड लाइन यहां है तो टुवर्ड्स द मिड लाइन जाएगा ये, तो दैट इज कॉल्ड इवर्जन। यानी वेट जो होगा वो, बॉडी वेट जो होगा वो आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट पे जाएगा, और जो इनवर्जन होगा उसमें क्या होगा,
इनर बॉर्डर पे आपका वेट ट्रांसफर होगा और जो आपका बॉटम ऑफ द फुट है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यार ये सारे मूवमेंट तो हम करते ही, इसको इस तरह से क्यों पढ़ना है? यही अंतर होता है एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट में और एक नॉर्मल आदमी में। आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं बेटा शोल्डर एलिवेशन करना है, डिप्रेशन करना है। आप जब बोलते हैं तो बोलते हैं फ्लैक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, इवर्जन करना है, इन्वर्जन करना है। कोई और आदमी कहता है बेटा कंधा उठाओ, हाँ थोड़ा दाहिने ले जाओ, बाएं ले जाओ। ये अंतर आता है। द टर्मिनोलॉजी बिलोंग्स टू अस, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न दिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसके अलावा कुछ लैटरल फ्लैक्शंस भी होते हैं जो बेसिकली कंफ्यूज करते हैं, जो फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स में है। जब भी फ्लैक्शन वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लैक्शन है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होगा, लेकिन लैटरल फ्लैक्शन होता है जैसे आप खड़े हुए और साइडवर्ड मूवमेंट किया। एक तरह का, इस जॉइंट पे अगर देखा जाए तो एक तरह का फ्लैक्शन है, बट ये फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है क्योंकि आपका जो एक्सिस है वो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जा रहा है। ये देखिए, तभी तो आप साइडवर्ड मूवमेंट कर पा रहे, ये सजाइटल एक्सिस। तो दैट इज लैटरल फ्लैक्शन, right or left bending of the spine. Sometimes it is called lateral flexion. और भी मैंने एक दो मूवमेंट्स खोज के लिखे थे आपके लिए, जो मैंने नहीं पढ़े थे एक्चुअली, आपके लिए मैंने देखा। अपने टाइम में मुझे नहीं पढ़ाया था, किसी ने मुझे पता नहीं कहा। एलिवेशन, डिप्रेशन, हाँ, दैट इज रेडियल फ्लैक्शन एंड अल्लर फ्लैक्शन। ये एक नया मैंने भी आपकी क्लास लेने के लिए सीखा। रेडियल फ्लैक्शन और अल्लर फ्लैक्शन भी लैटरल फ्लैक्शन ही जैसा है, बट ये जो है ये आपके रेस्ट जॉइंट का मूवमेंट है। जब आपका जो ये हाथ है ये इस पोजीशन में थंब की तरफ मूव करता है, यानी बॉडी सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड अल्लर फ्लैक्शन। इसको अल्लर फ्लैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी अल्ला बोन इस साइड में होती है और रेडियस बोन बाहर वाली साइड में होती है। यहाँ ह्यूमरस है, यहाँ रेडियस है, यहाँ अल्ला है। तो जब ये अल्ला की तरफ मूव करती है तो दैट इज अल्लर फ्लैक्शन, और जब रेडियस की तरफ यानी छोटी उंगली की तरफ बाहर की तरफ जाती है दैट इज कॉल्ड अल्लर फ्लैक्शन। अल्ला बाहर की तरफ, रेडियस। ये भी एक कंसेप्ट याद कर लेना, एनाटॉमी तुम्हें पढ़नी है। रेडियस अल्ला बोन आएगी और इतना दुखी करेगी, क्योंकि जब तुमको टेनिस एल्बो पढ़ना होगा तो भी यहाँ बर्साइटिस में रेडियस चलने के साले टॉप आ जाते हैं, इतना दुखी करती है। तो ये याद रखो कि अंदर वाली साइड जो है टूवर्ड्स जो थंब है दैट इज रेडियल है और आउटर साइड में अल्ला है। ये एक है, जबकि सर्कमडक्शन में ये चीज मिसिंग होती है। और इसके अलावा बहुत से मूवमेंट है किनेसियोलॉजी में जिनका नामकरण हुआ है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, बहुत से मूवमेंट हैं। आप कम से कम 3-4 मूवमेंट नेट पे सर्च करिएगा और उनके बारे में पढ़िएगा, इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा और आपको और चीजें समझ में आएंगी। सर दो चीज विश्वजीत बताइए क्वेश्चन। विश्वजीत बताओ सर। ये सर प्रॉक्सिमल और सर डिस्टल थोड़ा बता दीजिए। बेटा। प्रॉक्सिमल और डिस्टल बिल्कुल रेफरेंस चीजें हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारे रेफरेंस पॉइंट है। व्हाट इज प्रॉक्सिमल और डिस्टल? जो पास का है दैट इज प्रॉक्सिमल, जो दूर का है वो है डिस्टल। हाँ, हमको जैसे प्रॉक्सिमल एंड की बात करें, जैसे कि मान लो हम ये पूरे हाथ की बात करते हैं या एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट पे कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ये है और डिस्टल एंड ये होगा। पूरे जॉइंट का प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोन की लोकेशन के हिसाब से। शोल्डर जॉइंट के अगर पूरे एब्डक्शन की बात करें तो प्रॉक्सिमल पॉइंट जो होगा एब्डक्शन के लिए, एडक्शन के लिए, दैट इज शोल्डर के स्कैपुला या ये जो आपका क्लाविकल बोन है इसके आसपास एंड में कहीं होगा, जबकि डिस्टल पॉइंट होगा वो दूर होगा। सुपीरियर, इंफीरियर ऊपर का, नीचे का। प्रॉक्सिमल, डिस्टल पास का, दूर का। आप जब जाएंगे उसमें भी पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम में जब जाएंगे ना, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड यूज होता है। नेफ्रॉन की स्टडी, जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड यूज होता है। तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, सिंपल पास और दूर की बात, नथिंग। सर वेंट्रल और डॉर्सल, ठीक है। वेंट्रल और डॉर्सल कल मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ। ये भी वेंट्रल और डॉर्सल जो है ये सिनोनिम ही है। ये वेंट्रल और डॉर्सल मैंने कल ही पढ़ा था कहीं से, ऐसा नहीं मुझे बहुत पहले से पता था। कल मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा था, एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। जो एंटीरियर है उसको बोलते हैं डॉर्सल, यानी जो सामने की तरफ का है,
दैट इज डॉर्सल, और जो पोस्टीरियर है दैट इज वेंट्रल। ये सारे रेफरेंस पॉइंट है। अब ये आपको कैसे विश्वजीत अलग बनाते हैं, एक लड़का लिख रहा है रोटेशन लिख रहा है, और वो लिख रहा है कि when dorsal surface of the body moving towards the central line of the body, that is called inward rotation। और हमने लिखा क्या कि जब ये फॉरवर्ड या जो एंटीरियर वर्ड भी नहीं यूज कर रहा हूं, जब फ्रंट सरफेस ऑफ द अपर आर्म मूव सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन। तो ये अंतर आता है, लेखनी में अंतर आता है। जब आप वेंट्रल डॉर्सल ये वर्ड यूज करते हैं तो यू लुक्स मोर नॉलेजेबल एंड मोर इंटेलेक्चुअल समटाइम्स, बट मीनिंग इसका कुछ ऐसा नहीं है। फंडामेंटल मूवमेंट्स मैंने जितने भी कवर किए, प्लीज आप थोड़ा सा जाके इसको थोड़ा होमवर्क देखिएगा, थोड़ा सा और भी मूवमेंट्स एक्सप्लोर करिएगा, और कल मुझे प्लीज बताइएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इन मूवमेंट्स के अलावा इस समय शायद 1-2 मूवमेंट 4 मूवमेंट और याद है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, नहीं तो मुझे कोई मूवमेंट नहीं पता है। और है ये तो मुझे पता है कि जो मुझे नहीं पता है उसके बाहर भी बहुत कुछ है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी अब बताऊँ जब भी क्लास में। नाउ मूविंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज बड़ी मजेदार चीज आपको बताता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। शायद ये चीज है, वेट और मास का अंतर पता है आपको? आप में से कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के, जरा हाथ खड़े करो, मैं देख सकता हूँ। इट इज नॉट फ्रॉम साइंस। अपना नाम बताओ, 40 DABC प्लीज। नाम तो उसका माइक ऑफ है, चलो बाद में परिचय कर लेंगे, सबका माइक ऑफ है। किसी को पता है कि व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास? अच्छा, दोनों की यूनिट्स का आइडिया है? जिसको आइडिया हो हाथ खड़ा करो, मैं अनम्यूट कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए रोहित। चलो मैं सर मास को सर एम से इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। अरे ये सही है सर, सॉरी सर। हाँ नहीं और सर ग्रेविटी का सर नो प्रॉब्लम। नहीं एक को बोल ग्रेविटी का सर, सर ये का सर ग्रेविटी का सर याद नहीं आ रहा सर। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आसपास। कोई बात नहीं, दैट इज वेरी कॉमन। चलो विश्वजीत को अनलॉक करो। विश्वजीत के मन में कुछ मुस्कुराहट देख के लग रहा हो, कुछ बताइए। आनंद, इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर जंप करने वाला हूँ, चाहो तो वो भी कर लो, गूगल भी कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, गूगल तो नहीं कर रहा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, बहुत पहले का है। कंफ्यूजन को सामने ले आना चाहिए, नहीं तो वो अंदर ही रह जाएगा। सर जो मास होता है वो सर मटेरियल जो भी होता है उसका वेट बताता है, और जो वेट होता है उसमें फोर्स भी ऐड होता है सर। विदाउट फोर्स सर वेट को हम मेजर नहीं कर सकते। और सर जो मास होता है उसमें फोर्स नहीं होता है, बाकी मटेरियल का जो वेट होता है उसका सर। वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ विश्वजीत, तुम इससे एग्री कर रहे हो? सर मास पूरे सर उसको लेके करेंगे, क्योंकि सर उसमें ज्यादा वेट पूरा वो क्वांटिटी नहीं आ पाएगी सर। वेट में क्या होता है, पर्टिकुलर यूनिट ऐड होती है सर। अच्छा, दैट इज फोर्स। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। मास क्या होता है कि शादी में जितने लोग घूम रहे हैं ना, शादी में जितने लौंडे घूम रहे हैं, शादी के लायक वो सब मास है। लेकिन जैसे ही सेहरा लगा ना सर पे, वो दूल्हा हो गया, वो वेट है। ठीक है ना? मतलब मास इज अ जनरल क्वांटिटी। एक कोई भी चीज कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर पजेस करता है, दैट इज मास। मास चेंज नहीं होता है, हर जगह यूनिवर्सल रहेगा। भाई बाराती दुनिया भर में कहीं भी चले जाए, बाराती ही कहाएंगे। ठीक है ना? उनका एक ही काम है, दारू पियो नाचो और वापस, और कुछ नहीं। लेकिन दूल्हा ऐसा नहीं कर सकता, उसका वेट चेंज होता है। दूल्हा जब चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वेट कुछ और होगा। यानी जैसी बारात रहेगी, जैसी सामने वाली पार्टी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये कांस्टेंट होने के पीछे कारण क्या है, जो तुमने बोला है आनंद, कि मास जो होता है उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। कितना पदार्थ उसके अंदर है उसको केजी में या ग्राम में हम तोल लेते हैं। वेट क्या है, वेट होता क्या है? बेसिकली वेट का कंसेप्ट कहाँ से आया? जो ग्रेविटी पुल करती है हमें, जिस फोर्स से पुल करती है, दैट इज वेट। यानी वेट क्या है? एक तरह की फोर्स ही है। इसीलिए वेट को जो हम यूनिट रखते हैं वो न्यूटन भी रखते हैं कई बार।
बिकॉज वेट इज अ फोर्स, जिस फोर्स से ग्रेविटी आपको पुल कर रही है दैट इज योर वेट। अब क्या होता है, चंद्रमा पे जाते हैं, ग्रेविटी पुल 1/6 हो जाता है, तो आपका मास तो चेंज नहीं होता है लेकिन आपका वेट 1/6 हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वेट और मास का। अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले कई बार लोग एक इंटरचेंजेबल वर्ड यूज करते हैं, मतलब एक दूसरे के समानार्थी मानते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, अक्सर लोग सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मुझे जो अंतर समझ में आता है, जो मैंने लिटरेचर देखा है, क्या होता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, एक यूनिक पॉइंट है जहां आपका बॉडी मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर डायरेक्शन में। यहां फोर्स फैक्टर अभी नहीं आया, अभी तक फोर्स फैक्टर नहीं आया। अगर मान लो आप निर्वात में हो, निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सोल्यूट, जहां एयर वैक्यूम, तो बेसिकली हाँ, तो वहां पे क्या है, किसी भी तरह का पुल नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल पुल अगर नहीं है तो वहां वेट नहीं होगा, केवल मास होगा। अगर जहां ग्रेविटेशनल पुल आपने निल किया ना, वहां सिर्फ मास होता है। अब उस मास जो है, अगर वो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो चीज जो है उस पॉइंट पे बैलेंस कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल है, ये तकिया है, अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, जहां पे जैसे ही मैं इसके सेंटर ऑफ मास के करीब जाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस होगी। मैं नहीं जा पा रहा हूं इसलिए बैलेंस नहीं हो रही है, क्योंकि अब ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, उसका एक और कारण है। अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी पे तरह तरह के ग्रेविटेशनल, बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसको खींच रहा है, हर एक सेगमेंट को खींच रहा है, बॉडी का ये सेगमेंट, सारे सेगमेंट पुल किए जा रहे हैं। ये वो पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, जहां पे सारा बॉडी वेट जो है वो कंसंट्रेटेड, मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, वेदर द ऑल बॉडी वेट इज सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली, जहां सारा बॉडी वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी डायरेक्शन में। अब जहां वेट आया वहां फोर्स आ गया, मैंने बोला वेट एक तरह का फोर्स है। अब जब फोर्स की बात हो रही है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आपको एक और मिलेगी कि एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी परिमाण जो होता है वो जीरो होता है, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस क्या है भाई? इंटरनल फोर्सेस आपकी मस्कुलर फोर्स, भाई आप खड़े भी हैं तो आपकी मसल्स जो है वो सिंपल कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, इसीलिए आप खड़े हैं। अगर मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो आप केचुओं की तरह रेंगने लगेंगे। इवन डेथ होने के बाद भी बॉडी खड़ी हो जाती है, एक अलग तरह, उसका अलग टर्म यूज होता है उसके लिए, वो बाद में बताऊंगा, ये बहुत आगे का है। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप हर पोजीशन में आपको इंटरनल फोर्सेस, बॉडी एक दूसरे को, मसल्स एक्टिवेटेड है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है इक्विलिब्रियम लाने के लिए। इक्विलिब्रियम इसके बाद एक टॉपिक है आपको। सेम उसी तरह जब आपके अलग अलग बॉडी सेगमेंट्स जो हैं वो एक तरह का टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, टॉर्क जिसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। मैंने पहले बोला है कि बॉडी की टेंडेंसी है घूमने की, हर एक जॉइंट की घूमने की टेंडेंसी है। बॉडी इसीलिए सबसे ज्यादा एंगुलर मोशन करने में इजी होती है। लीनियर मोशन करना है तो भी वो एंगुलर मोशन के ही थ्रू होता है। तो इट इज लीनियर मोशन जब आप एक सीधी लाइन में करते हैं। दौड़ते भी हैं तो अगर नी जॉइंट्स के अराउंड आपका एंगुलर मोशन ना हो तो आप कैसे दौड़ेंगे? तो बेसिकली ये जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इनके ग्रेविटेशन पुल की वजह से एक तरह का टॉर्क क्रिएट होता है, यानी वो आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, अनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे ये सभी फोर्सेस जो लग रही हैं एक्सटर्नल इंटरनल, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से कट के जीरो हो जाते हैं, कट्टम काट जीरो। अब वो पॉइंट जो होगा वो बैलेंस्ड पॉइंट होगा। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मलखम के ऊपर एक आदमी जो है वो अपने पेट के आसपास के रीजन को वो करके पूरी फुल्ली बॉडी एक्सटेंड कर देता है ऐसे, और बहुत देर तक उस पोजीशन में बना रहता है। वो करता क्या है बेसिकली? वो कुछ नहीं करता है, वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स के इतना करीब होता है कि बाहरी जो भी फोर्सेस लग रही हैं इंटरनली, उनका रिजल्टेंट जीरो हो गया, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस कर जाता है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? That is an imaginary point where all the forces, internal or external, acting on a body. हाँ विशुद्धि, that is equilibrium. That is equilibrium. जब भाई इक्विलिब्रियम का ही मतलब है कि नाइदर लीनियर मोशन होगा ना एंगुलर मोशन होगा, बॉडी जो होगी वो स्टैटिक पोजीशन में होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम।
और ऑलमोस्ट यही पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है वो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आप डेफिनेशन एक लाइन में लिख दें कि यूनिक पॉइंट अराउंड विच ऑल द बॉडी वेट is equally distributed in all the directions. Now, all the external and internal forces resultant seems to be zero at that particular point. That's why the body is in equilibrium in that particular point. Now, what is line of gravity? Line of gravity is a vertical line passes through center of gravity. It's a vertical line passes through center of gravity. अब एक चीज समझना आप कि इन दोनों का संबंध है, एक इंटर रिलेशन है जो बाद में शायद बाद के चैप्टर्स में बहुत कायदे से, यहाँ मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके इसका आगे बढ़ाऊंगा। जब भी ये लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब इससे होके गुजरेगी तो बॉडी बैलेंस में रहेगी, यूजुअली बैलेंस में रहेगी। जैसे ये लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे भागती है, बॉडी से बाहर निकलती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है, और जितनी देर शिफ्टिंग में लगती है उतनी देर ही आदमी जो है वो अनस्टेबल पोजीशन में होता है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी छोड़ दीजिए, गाड़ी तो बहुत इजी एग्जांपल, 100 मीटर रनर को देख लीजिए। 100 मीटर रनर में जो सेट पोजीशन होती है, सेट पोजीशन एक बहुत अनस्टेबल पोजीशन है। क्यों होती है अनस्टेबल पोजीशन? क्योंकि जितनी अनस्टेबल पोजीशन होगी उतनी ज्यादा रिएक्शन आपका फास्ट निकलेगा। भाई आप अनस्टेबल पोजीशन से किस पोजीशन में जाना चाहेंगे? स्टेबल पोजीशन में, उतनी जल्दी आप रिएक्ट करेंगे। इसी तरह जब भी देखो 100 मीटर या 200 मीटर का एथलीट होता है, जब वो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है तो हल्का सा बॉडी लीन करता है, भाई स्ट्राइड लेंथ बढ़ाएगा, एक्सीलरेशन बढ़ाएगा, लेकिन वो अपने आप को लीन करता है हल्का। उसका रीजन है वो अपनी लाइन ऑफ ग्रेविटी को आगे की तरफ बढ़ाता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होती है, वो आगे की तरफ ऑटोमेटिक बॉडी भागती है हल्की सी। क्यों? क्योंकि वो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को, ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जिसको बॉडी खोना नहीं चाहती, तो जब भी वो डिस्टर्ब होता है वो उसको दोबारा पाने के लिए वो रिएक्ट करती है। ये बेसिक फंडा है। इसी तरह बेस ऑफ सपोर्ट का भी इसका एक संबंध है। बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है? एक जियोमेट्रिकल वो है, एरिया मान सकते हैं, जिसके ऊपर बॉडी बैलेंस करती है। जैसे हम पैरों के बल खड़े, पैर खोल के बेस, कल भी मैं कह रहा था, जैसे बेस ऑफ सपोर्ट नीचे आता है वैसे आपका इक्विलिब्रियम बढ़ता है। क्योंकि कौन झगड़ा कर रहा है भाई? देखो कौन झगड़ा कर रहा होगा, मेरी जरूरत है। उसके बाद अगर यही बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर जाता है, जितना लंबा आदमी होता है उतना उसका बैलेंस गड़बड़ होता है। हाइट ज्यादा है तो भैया बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो सीजी भी ऊपर जा रही है, लाइन ऑफ ग्रेविटी जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो भी ऊपर जा रही है, बेस ऑफ सपोर्ट काफी नीचे, ऐसे कंडीशन में उसको थोड़ा अपना बेस ऑफ सपोर्ट चौड़ा करना पड़ेगा। ये बाद में हम पढ़ेंगे, ये चीजें बड़ी मजेदार हैं और ये चीजें अच्छी हैं, पढ़ने लायक चीजें। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी के बाद जो एक टर्म आया था विश्वजीत, इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बताता हूँ। और ये मेरे हिसाब से आज का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, जो आप अगर करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। नाउ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? When a body is neither having linear motion nor angular motion and it is at rest, then it is called equilibrium. यहां तक क्लियर है? When a body is neither having linear motion nor angular or rotation and it is at rest, that is called equilibrium. अब इक्विलिब्रियम को 3 तरह से बांटा गया है। अच्छा, थोड़ा सा फिजिक्स आ जाएगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ बीपी थर्ड ईयर से फिजिक्स का बोझ पड़े, लेकिन अगर फोर्स कंपोनेंट्स की बात की जाए ना, फोर्स के कंपोनेंट 10th में भी पढ़ा होगा ना, तो W बराबर FD cos थीटा हमने पढ़ा था। एक कार्य बराबर विस्थापन होता है FD cos थीटा। कॉस क्या होता है? बेसिकली हॉरिजेंटल रिजल्टेंट, एक 2 तरह के रिजल्टेंट होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। फोर्स के 2 तरह के रिजल्टेंट होंगे, या तो वो पैरेलल लगेगा या क्षैतिज लगेगा। जैसे ही ये इनके बीच में जाता है वो रोटेटरी फोर्स हो जाता है, सीधा लगता है। आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज पे सीधा फोर्स लगाऊंगा, सीधा, तो ये आगे की तरफ धकेली जाएगी, आगे की तरफ। ऊपर से लगाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं टेढ़ा फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी।
यस, ये चीज समझ में आ गई। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिग्मा एफ यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, मतलब टोटल करें इस तरह की फोर्सेस का तो वो जीरो होना चाहिए। और जो ये वाला 13 फोर्स लगा रहे हैं ना उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं। अगर इनका भी सिग्मा किया जाए, इनको भी जोड़ा जाए तो इसका भी रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। कुल मिला जुला के जब सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा, चाहे वो लीनियर मोशन पैदा करने की कोशिश करें या सर्कुलर, तभी तो बॉडी रेस्ट पे होगी और तभी इक्विलिब्रियम होगा। अब ये तीन तरह का होता है, वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Now, what is stable equilibrium? यार मैं आज भी अश्विनी इक्विलिब्रियम वर्ड जो है प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शुरू से ही ये वर्ड प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूँ। जैसे स्पिन को मैं अकेला सही बोलता हूँ, लेकिन जब मैं बैक टू स्पिन बोलता हूँ तो बैक स्पिन हो जाता है। मुझे इतना खराब लगता है ना जब मैं किसी उसमें सेमिनार में जाता हूँ, ऐसा ये इक्विलिब्रियम मुझसे बोला ही नहीं जाता। इतनी मैंने एक्सरसाइज की लेकिन नहीं, तो फिर भी वही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, काम चला भाई। नहीं, आई एम ट्राइंग हार्ड, नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज ट्राइंग। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरह का खिलौना आपने देखा होगा, ये वो खिलौना नहीं है लेकिन जैसे ऐसे मोड़ो वापस आ जाता है। हाँ। बच्चे बहुत खेलते हैं छोटे, मेरे घर में भी छोटे बच्चे के पास एक डॉल्फिन जैसा शेप है, ढकेलते रहो। उसकी खासियत क्या होती है, उसमें नीचे वेट लगा होता है। हाँ, वो इस तरह से बैलेंस्ड होता है कि उस पर कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स लगाई जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग बाय द external forces, that is called stable equilibrium. I repeat, tendency to return to its original position after when it is disturbed by the imbalancing forces or external forces. अभी वो बैलेंस में था, जब इम्बैलेंस फोर्सेस लगी तो वो अपनी पहले तो डिस्टर्ब हुआ, वो अपनी पोजीशन को चेंज जरूर किया, सॉरी पोजीशन मतलब अपनी अवस्था को बदला, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी इमीडिएटली उसमें वापस आ गया। जैसे घड़ी का पेंडुलम, अगर कोई आपको हॉरिजॉन्टल बार पे लटका दे और उसको आपको पैर खींच के छोड़ दे तो थोड़ी देर बाद आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। दैट इज आल्सो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अलग पोजीशन में जाता है, लेकिन जो उसकी नई पोजीशन होती है वो भी बैलेंस्ड होती है, स्टेबल होती है। तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्टेबल नहीं है, लेकिन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लग रहा है, उसने लग रहा है कि पोजीशन में जाता है वो भी स्टेबल है, इट इज नॉट मूविंग, वो स्टेबल है। तो मोर दैट इज टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अ न्यू स्टेबल पोजीशन, new but stable position whenever it is disturbed by the imbalancing forces. That is called unstable equilibrium. I repeat, tendency to move away from its original position to a new stable position whenever it is disturbed by the imbalancing forces. इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब आदमी समरसॉल्ट मारता है दौड़ते हुए जिम्नास्ट, तो बार बार वो मूवमेंट के बाद एक नई स्टेबल पोजीशन लेता है, भले टेम्पररी स्टेबल पोजीशन है लेकिन वो नए नए चांस लेता चला जाता है। स्पोर्ट्स जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहां आप जब भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, रनिंग भी एक तरह का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वॉकिंग भी इस तरह का अनस्टेबल। हर बार जब आप स्टेप को उठा के नए पोजीशन में जाते हैं तो आपकी पोजीशन चेंज होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन आप बैलेंस में बने हुए हैं, आप स्टेबल में हैं, आप स्टेबिलिटी आपकी बनी हुई है, आप ऐसा नहीं भड़ाम से गिर गए। अच्छा, जहां आप गिर गए वहां इक्विलिब्रियम वर्ड खत्म हो गया। वहां ये बोला जाएगा भैया इक्विलिब्रियम इनका जो बैलेंस है खराब है, कोर पे काम करो, थोड़ा कोर कमजोर है इनकी, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बराबर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है कि वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाता है,
इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल पोजीशन में तो वापस नहीं जाता, जाता दूसरी पोजीशन में, लेकिन जो दूसरी पोजीशन होती है वो ओरिजिनल पोजीशन के आइडेंटिकल सेम होती है। वो खिलौना अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में, आइडेंटिकल ओरिजिनल पोजीशन में। अगर वो खिलौना शिफ्ट होकर यहाँ पे जाके अपनी दूसरी पोजीशन बनाए तो हम नहीं कहेंगे वो स्टेबल है, क्योंकि वो स्टेबल का है, वो तो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग लाइक दिस। लेकिन जब न्यूट्रल होगा तो उसमें मूवमेंट होगा, बट टेंडेंसी टू चेंज इस पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्सेस, बट न्यू पोजीशन इज सेम एज ओरिजिनल। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल जमीन पे पड़ी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में, आपने लात मार दी, थोड़ी देर वो रोटेट गई, रोटेट करके फिर जाके रुक गई। अब पहली और दूसरी पोजीशन में आप अंतर नहीं बता सकते इन टर्म्स ऑफ, अगर वो व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट कलर की बॉक्स है, अगर कोई अड़ू रहेगा तो बोलेगा सर वो लाल वाला पैच ऊपर हो गया, नीला वाला पैच ऊपर हो गया, फीफा का अप्रूवल नीचे आ गया। मैं उस टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल पोजीशन की तरह ही वो भी पोजीशन सेम है, लेकिन पोजीशन तो बदली, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर इसकी डेफिनेशन एक बार और बोल दीजिएगा। टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन एज सेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, बट न्यू पोजीशन इज सेम एज ओरिजिनल, या न्यू पोजीशन इज सेम टू द ओरिजिनल। अभी तक कोई एग्जांपल भी आप नोट कर सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में बार पे लटकता, बल्कि ये आपकी एक्सरसाइज है। आप अगर ये चीजें मैं एग्जांपल दे देता ना, मैं कहीं भी बहुत कम एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, कल से आज तक आपका पूरा एक यूनिट कंप्लीट किया है, इसमें मैंने आपका बायो मैथमेटिक्स फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट, 2 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट। अगर कोई चीज छूट रही है या कोई डेफिनेशन छूट रही है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई चीज चाहिए तो वो मुझसे पूछ लीजिए, तो फिर हम फर्दर आगे कंक्लूडिंग मोड में जाएंगे। आपको इधर आओ, किसने मारा बेटू? सारे टॉपिक्स कवर हो गए विश्वजीत? कोई टॉपिक बचा है आपका फर्स्ट यूनिट का? एक छोटा सा जिसमें लिखा है ना, वो पेजेस पलट के देख लो, हो सकता है कंफ्यूजन कल का आज क्रिएट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस इतना टॉपिक। एंड वेरी नाइस यार, तुमने वेंट्रल डॉर्सल पूछा, इतनी थोड़ा तुमने देखी है किताबें, गुड। लेकिन मैंने तुम लोगों को पढ़ाने के लिए 3 अलग, हाँ बेटा पूछो, आनंद पूछो। सर आपने जो ये वाला बताया था, रेडियल फ्लेक्शन एंड रेडियल एंड अल्नर फ्लेक्शन, हाँ अल्नर फ्लेक्शन। तो सर ये जैसे हमारे प्लांटर और डॉर्सी का जो मूवमेंट हो रहा है, तो सर ये मूवमेंट भी तो हो रहा है हमारे हाथ में, सर इसका भी कुछ नाम है सर? तो ये नहीं, इसको ये सिंपल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है रिस्ट का। अब ये प्लांटर और डॉर्सी क्यों आया? अगर आप इसको बोलते फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है रिस्ट में, तो सिंपल है, अगर आप डॉर्सी और प्लांटर बोल रहे हैं तो वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंकल में ही हो रहा है, इसलिए आइडेंटिफाइड कर दिया। उसका रीजन भी था, उसको क्यों आइडेंटिफाइड किया, सबसे ज्यादा एंकल में इंजरी होती थी, और बहुत सी स्टडीज हुई एंकल के ऊपर, इतनी रिसर्च हुई है ना कि किस तरह के फोर्सेस काम कर रही, किस तरह का ब्लो हो रहा है, कौन से लिगामेंट कब जा रहे हैं, किस तरह की ज्यादा पता होगा उसके और बाद। फिजियोलॉजिकल और बायोमैकेनिकल। हाँ, मेरा एंकल तो 30 बार टूटा है यार, मैं क्या बताऊं, इसके सामने ही टूटा है हथरा। तो बेसिकली इस वजह से इसको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर इसका सेट कर दिया, और नथिंग एल्स। और क्वेश्चन तुम्हारा सही है, ये भी एक तरह का फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, डेफिनेटली है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट। ये जो है ये बेसिकली रेडियल और अल्नर फ्लेक्शन है। और तुम ये देखो, ये एक तरह का लैटरल मूवमेंट है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, जैसे आपके स्पाइन बाहर अंदर तरफ। इसलिए ये फ्रंटल प्लेन मूवमेंट में आता है, ये मूवमेंट जो है वो फ्रंटल उसमें आता है, रेडियल और अल्नर।
चलिए अब छोटी छोटी चीजें नोट करिए। मैं चाहता हूँ कि आप दो चीजें करें। एक तो जो भी मूवमेंट्स मैंने बताए हैं उनको आप कोशिश करिए कैरेक्टराइज करिए या डिवाइड करिए एक्सिस ऑफ प्लेन में, कि कौन से मूवमेंट्स हैं जो फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है, कौन से मूवमेंट्स हैं जो सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स है। इस तरह से कैरेक्टराइज करिएगा। कम से कम 5 या 6 नए मूवमेंट्स के नॉमेनक्लेचर देखने की कोशिश करिएगा कि ये मूवमेंट भी है, और भी कितने फंडामेंटल मूवमेंट्स हो सकते हैं। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैंने इक्विलिब्रियम ये सारी चीजें पढ़ाई इनके एग्जाम्पल्स स्पोर्ट्स में देखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये सारी चीजें अगर आप कवर करते हैं ना, इससे आपका कंसेप्चुअलाइजेशन और बढ़ेगा, आपको और आपका जो जो व्यू है ना इस सब्जेक्ट को लेकर और ब्रॉडर हो और आपको मजा आएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप बेसिकली एक्सिस प्लेन के लिए रिवीजन के लिए जाएंगे ना, तो बड़ा आसान लगता है सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स को बताना, कौन सा एक्सिस है कौन सा प्लेन है। लेकिन अगर कोई बोले कि भैया हम वर्टिकल जंप ले रहे हैं, हम समरसॉल्ट मार रहे हैं, कौन सा मूवमेंट एक्सिस है कौन सा प्लेन है, तब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये देना ले जाओ। हाँ, क्यों बोलो नहीं, पीछे एकदम चुप हो जाओ, पापा 2 मिनट बाद बात कर लेंगे। जैसे मैं एक किताब है मेरे पास, मैं इस किताब को अक्सर देख रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है बायोमैकेनिक्स। इस किताब के राइटर है सूजन जे हॉल, अच्छी किताब है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की है, अच्छी किताब है। इसके बाद एक और किताब है, जो पूरी की पूरी किताब जो है ये बायोमैकेनिक्स के मॉडल्स की स्टडी है, अलग अलग गेम्स के मॉडल्स की स्टडी है। ये किताब है आपकी, ये अभी आपको लेनी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाइए अपनी, उसके बाद ये पढ़िएगा, नहीं तो ये फिर पढ़ी रह जाएगी। ये किताब आपकी है, ये मेरे ख्याल से है तो टाइम से डेडिकेट किया है, ये है जेम्स जी हे की किताब है बायोमैकेनिक्स। ये भी बहुत अच्छी किताब है। तो इसको जब मैं आज देख रहा था सुबह ना, तो इसमें बड़ी अच्छी चीज दिखाई दी मुझे। मैं यूजुअली देख रहा था, फिर से दिखाई दी। दैट इज, इसमें ना कई ऐसे मूवमेंट्स को डिफाइन करने की कोशिश की थी, जैसे पोल वेल्टर पोल लेके जा रहा है और उसने जंप किया, तो अब वो सिंगल एक्सिस और सिंगल प्लेन मूवमेंट नहीं हुआ, उसके यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है तो वो अलग एल्बो जॉइंट पे अलग अलग प्लेन और एक्सिस काम कर रहा है। कोई समरसॉल्ट मार रहा है तो टक पोजीशन में जा रहा है तो वो अलग प्लेन एक्सिस काम कर रहा है, लेकिन उसके एल्बो एक्सटेंशन मतलब वो मल्टी एक्सियल जॉइंट और ये मूवमेंट है, ये सिंगल एक्सिस और सिंगल प्लेन में डिफाइन नहीं किए जा सकते। हाँ, लेकिन डोमिनेट कोई एक्सिस प्लेन जरूर करेगा। ये चीज समझने की है कि कोई ना कोई, जैसे एक एग्जांपल है कि आपने देखा होगा बैले डांसिंग में एक लेडी ऐसे हाथ ऊपर करके गोल गोल घूमती, वो एक आइडियल एग्जांपल है आपके रोटेशन का, जिसमें आपका जो एक्सिस और प्लेन है वो आइडेंटिकल सेम होता है। जो आपने एक्सिस प्लेन पढ़ा है, यानी वर्टिकल एक्सिस होगा और ट्रांसवर्स प्लेन होगा, तभी रोटेशन पॉसिबल है। इसके अलावा जैसे आपका जंपिंग जैक्स करते हैं आप देखिए जंपिंग जैक भी बड़ा प्यारा एग्जांपल है। एबडक्शन एडक्शन हो रहा है, अराउंड हिप जॉइंट आपके पैर भी दूर जा रहा है, हाथ भी दूर जा रहा है, मूवमेंट में होते हुए भी ये आइडियल पोजीशन में आप इसको ले जा सकते हैं कि हाँ सर ये एक्सिस ये प्लेन लग रहा है। लेकिन जहां पे अब एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, सॉरी लॉन्ग जंपर है, वो अप्रोच रन लेके जंप कर रहा है, वहां आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि भाई ये एक एक्सिस और एक प्लेन का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे मोटर मूवमेंट को कंबाइंड किया गया है, डिफरेंट मोटर मूवमेंट्स कंबाइंड किए हैं। अगर आपको एक्सिस प्लेन पढ़ना है तो आपको अलग अलग फ्रेम में उस मूवमेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा। हर फ्रेम में अलग एक्सिस और अलग प्लेन होगा। आप खड़े हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, तब तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक्सिस ये प्लेन है, या इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। आप कह रहे हैं मैं खड़े नहीं रहूंगा, मैं ऐसे टेढ़े ऑस्कर अवार्ड की तरह खड़ा हो जाऊंगा। अब यहाँ से आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपका एक्सिस प्लेन भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपके समझनी कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं, किस बॉडी सेगमेंट आपका किस पोजीशन में है, वहां से जो मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सिस प्लेन चेंज होना। लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट अगर हो रहा है तो भले एक्सिस प्लेन चेंज हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट। अब देखो, अब ये कंफ्यूज करने के लिए मुझसे पूछा था ये कौन सा मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो इस मूवमेंट में देखो एक्सिस कहां से जा रहा है, फ्रंट टू बैक, कौन सा एक्सिस है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज समझनी चाहिए विश्वजीत, तो सही जा रहा हूँ, मैं इलिब्रेशन कर सकता हूँ, सुना ही मुझे नहीं दिया, लेकिन ये सही जा रहा हो तुम।
तो अब यही चीज करनी है कि आपने, पहली चीज मैंने बोली कि आपको एग्जाम्पल से स्पोर्ट से उठा के देखना है इन चीजों को। देखो चिल्लाना नहीं है, इधर इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं, चाचू को दिखाओ। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी इंस्पिरेशन बार। ये देखो, देखो इसका मुंह देखो, ये पता नहीं क्या घर गया है, कहाँ से करता है, डर जाते। अच्छा जाओ, तुम लोग जाओ पढ़ाई करने दो। बाय करो, बाय चाचू, बाय, सब जाओ। तो ये चीज है। तो ये एग्जांपल्स तुम्हें खोजने हैं, थोड़ा सा एक्सिस प्लेन के भी एग्जांपल खोजने हैं, मोमेंट्स के एग्जांपल खोजने हैं, इक्विलिब्रियम के एग्जांपल। कहाँ विश्वजीत सर ये इप्सिलैटरल सर थोड़ा सा बता दीजिएगा सर अगर हो तो। फिर से इप्सिलैटरल मुझे नहीं आइडिया, मैं पढ़ के बता पाऊंगा। आई एम नॉट द इंसाइक्लोपीडिया, मैं नोट कर ले रहा हूँ। फिर से बोलो। हाँ हाँ सर लैटरल। देखो सुन के, मुझे इतना सुन के तो ये लग रहा है लैटरल मतलब बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ। अब एफसी का मतलब नहीं पता, देख के बता दूंगे। और जो सर मैंने उसमें बोला है ना भाई, हाँ बोलो। सर उसमें और भी सर, जैसे होमोलैटरल है, इप्सिलैटरल है सर, ट्रैक्नोलैटरल है। देखो होमोलैटरल का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि एक जैसा, होमो मतलब होता है एक जैसा। मुझे अब ये हो सकता है कि दोनों हाथ एक साथ बाहर जा रहे हो, होमोलैटरल है। मुझे, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, दिस इज अ प्योर गेस वर्क, आई डोंट नो। होमोलैटरल, इप्सिलैटरल और सर ट्रैक्नोलैटरल। ट्रैक्नोलैटरल, ठीक है। मैं तो देख के, हो सकता है कल तक तुम ही खोज लो, लेकिन देखिए क्या स्प्रिंगर पब्लिकेशन की ये फॉरेन पब्लिकेशन है। हाँ उनकी है, डुएन कुसडोन की। नहीं, एक्चुअली ये मेरा कलेक्शन मैंने पटियाला से किया है। जब मैं पटियाला में था तो वहाँ से मैंने बहुत, मैं भेज दूंगा आपको, इसको देखिएगा थोड़ा। अरे बहुत बढ़िया, देखना, अच्छी है, अच्छी होगी तो जरूर पढ़ूंगा। पीडीएफ मेरे पास बायोमैकेनिक्स की है। हाँ तो वो कल शेयर कर, लेकिन इन सब के साथ दिक्कत ये होगी ना कि अभी सीधे एडवांस किताबों पे जाएंगे ना। अभी तुम लोग के लिए ना सबसे अच्छी किताब ये है जो मैंने पढ़ी थी, रमेश राय की किताब है, फोटोकॉपी, ये ओरिजिनल भी मिल जाएगी तुम्हें। बेसिक कंसेप्ट के लिए अच्छी है, और कोई भी कंसेप्ट अगर ना समझ में आया तो 10th की एनसीईआरटी की किताब विज्ञान की सबसे अच्छी है, फिजिक्स वाली काम जान लो। ये वही प्रिंसिपल है, वेट और ग्रेविटी वहां भी बताया है, मास ड्यू टू एक्सीलरेशन वहां भी बताया। जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बायोमैकेनिक्स में एक v इक्वल टू r ओमेगा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस v इक्वल टू r ओमेगा क्या होता है, ये सिंपल वन लाइन। आ जाओ रो मत भाई, बस 2 मिनट रुक जाओ, दोनों नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे आप हाथ खोल के घूमते हैं और जैसे हाथ बंद कर लेते हैं, आपकी रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। ये 10th में भी पढ़ाया गया था, हमने मिस कर दिया। तुमने भी, मैंने तो भयंकर मिस किया था, मैं तो खेलने बाहर था, उसने तो ये सब कुछ समझ ही नहीं किया था। तो ये बाद में मेरे को बीपीएड में पता लगा कि अरे यार ये चीज तो मेरे को पता ही थी, हाई स्कूल से बता रहे हैं हाथ मोड़ने से स्पीड बढ़ जाती है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, रेडियस जैसे जैसे कम होगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। तो मेरे कहने का मतलब 10th में सब पढ़ाया गया है, लेकिन हमारे जैसे खिलाड़ी लोग उस समय पढ़ते नहीं थे, तो हमने वो आगे बीपीएड में कवर किया। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो हाई फाई किताब की जगह वो 10th की जो छूट गई थी ना फिजिक्स, उसको जरूर पढ़ लेना, उससे ज्यादा कंसेप्ट कहीं से क्लियर होगा। मैंने वहीं से पढ़ा है। सीबीएसई बोर्ड की कुछ बुक्स हैं जो साइड बुक्स, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। एस चांद की जो कुछ बुक्स हैं वो आप अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं 9th क्लास के। आप इवन स्पोर्ट्स के एग्जांपल सबसे ज्यादा मिलेंगे इन किताबों में भी। क्यों खाते जाओ बेटू, पेज वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वो 9th क्लास के लिए वो एक जो लेवल था, उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो उससे आपका एक बेस बन जाएगा फिजिकल एजुकेशन में। आप उससे आगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी से आनी है भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी से आनी है। अब जैसे वेट और मास का कंसेप्ट 9th में गुरुजी ने पढ़ाया था मेरे, दिया उसने, लेकिन हमें तो क्लास बंद करके क्रिकेट खेलना था, तो हमें नहीं समझ आया। हमें जब बीपीएड में लगा कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, सब पढ़ा। तो ये बड़ा बेसिक है। तो कल अगर क्लास हुई, मोस्ट प्रॉब्ली होगी, तो अपन फिर यूनिट 2 पे शिफ्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ाएं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा एसोसिएटेड वही टॉपिक है जो भी हमने पढ़ा है ना, उसको सबसे ज्यादा, क्योंकि हम उसमें एक्सिस प्लेन भी कवर कर लेंगे एक बार फिर से, कौन सा बाई एक्सियल है, कौन सा मल्टी और कौन सा यूनी एक्सियल है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी कवर हो जाएंगे सारे फिर से।